जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। तो आज की क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा लंबा है बट अच्छे से पढ़ेंगे। सफलता बैच हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, लगभग आखिरी चैप्टर्स तक पहुंच ही चुके हैं। एक हिस्ट्री का चैप्टर बचा हुआ है जो कि है बढ़िया। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स का हमारा सेकंड चैप्टर जो आपके टर्म 1 में आने वाला है। नाम है इसका सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, आराम से पढ़िएगा, आराम से समझिएगा। और तुम लोग कहते हो ना कि भैया पैसा कैसे कमाया जाता है, कौन कौन से सेक्टर्स में पैसा होता है, किसमें कम पैसा होता है, किसमें ज्यादा पैसा होता है, कहाँ पर हम लोग जॉब करेंगे, ये सारी चीजें आपको आज बताई जाएंगी। भारत के अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में कि किस क्षेत्र में कौन सा पैसा है, कहाँ कौन सा काम होता है, भारत की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक में इनका कैसा रोल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के एमसीक्यूज हम कल सॉल्व करेंगे। उसके बाद उस चैप्टर का डीपीपीज आपको अपलोड कर दिया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल, दैट इज रैंकर्स NTSC। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आपका डीपीपी मिल जाती है। इसके अलावा पार्ट टेस्ट 2 कंडक्ट कराया जाएगा, वो कराया जाएगा रैंकर्स लाइव ऐप पर। ठीक है, जिसने बच्चों को रैंकर्स लाइव ऐप जिन्होंने अभी तक नहीं डाउनलोड किया है, डाउनलोड कर लो, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी सफलता बैच की। तो सफलता बैच की टेस्ट सीरीज में हम क्या करा रहे हैं, पार्ट टेस्ट करा रहे हैं, दो दो पार्ट टेस्ट करा रहे हैं, दो दो तीन तीन फुल टेस्ट करा रहे हैं। तो प्रॉपर हम आपकी एनटीएस टर्म 1 की तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज इसको पढ़ते हैं, बड़ा बढ़िया चैप्टर है, स्टार्ट करें। तो ये सारे फोटोज दिख रहे हैं, फोटोज दिख के थोड़ा इंटरेस्ट आता है कि यार ये देखिए कोई डाकिया है, डाक लेके आया है। ये कोई कुछ लोग जो भट्टे के पास ईटा बनाते हैं वो लोग हैं। ये कुली है, ये खेतों में काम करते हुए लोग हैं, ये कुछ दुकान में काम करते हुए लोग हैं। तो बताओ यार ये अलग अलग लोग किस तरह से काम करते हैं, किस प्रकार के काम करते हैं। देयर आर मैनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। टेक फॉर द एग्जाम्पल द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। कॉटन का जो कल्टीवेशन होता है, कॉटन की जो खेती होती है, वो किस प्रकार से की जाती है। इट टेक्स प्लेस विद इन क्रॉप सीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट। अब मुझे सबसे पहला आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए कि कॉटन रबी, खरीफ या जायद किस में होता है, किस में उगाया जाता है, ये सारी चीजें आप बताएंगे। We depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine and climate। इसके खेती करने के लिए हम हो सकता है कि नेचुरली चीजों पर डिपेंडेंट भी होते हो, ना भी डिपेंडेंट होते हो। Similarly, in the case of activities like dairy, we are dependent on the biological process of the animal and availability of the folder। भाई अब दूध कैसे पैदा होगा, जब गाय दूध देगी, भैंस दूध देगी, तभी तो हमारा दूध आएगा। तो बेसिकली हम इसमें कहाँ पर डिपेंड करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस पर, नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। The product here, milk, also is a natural product. Similarly, mineral and also other natural products. When we produce a goods by exploiting natural resources, it is an activities of primary sector। पहला सेक्टर का आपको नाम पता चल गया, that is primary sector। क्या है primary sector? Why primary? This is because it forms the base for all other products that we subsequently make। Since most of the natural products we are get from the agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called agriculture and related sector। अब आप देखिए ना, जो एकदम बेसिक चीजें हैं, जैसे गेहूं की पैदावार हो गई, बिस्किट बनाने के लिए गेहूं जो पैदा होता है, या फिर डेयरी हो गई, या फिर हम जो लकड़ी जलाकर ईंधन जलाते हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज से हम चीजों को पा रहे हैं ना। तो ये चीजें कहाँ कंसिडर की जाती है, प्राइमरी सेक्टर में। ठीक, एग्जाम्पल क्लियर हुआ। अच्छा, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, cover activities in which natural products are changed into other forms through the ways of manufacturing that is associated with industrialist activities। मतलब आपका गेहूं के आटे से बिस्किट बनाने की जो प्रक्रिया होती है, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, सॉरी इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्टर। हाँ, इसको हम कहाँ पे करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के थ्रू कर, एक इंडस्ट्री के थ्रू करते हैं ना, फैक्ट्रीज के थ्रू करते हैं। दैट इज कंसिडर्ड इन सेकेंडरी सेक्टर। क्लियर है? It is the next step after primary। The product is not produced by the nature but has to be made and therefore some process of manufacturing is essential। अब यार गेहूं पैदा कर दिए, जब तक उसको आटे के फॉर्म में करोगे नहीं, रोटी बनाओगे नहीं, तब तक खाओगे कैसे, या उससे बिस्कुट बनाओगे नहीं, तब तक खाओगे कैसे। कॉटन पैदा हो गया, उससे आप कपड़ा बनाओगे नहीं तो उसको पहनोगे कैसे। इसलिए सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, प्राइमरी सेक्टर की चीजों को मैन्युफैक्चर करके एक नया फॉर्म देता है जिससे हम यूज कर सके। ये देखो, कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट, we spin yarn, we cloth using sugar cane as a raw material, we make sugar or गुड़। ठीक है, we convert earth into bricks and use bricks to make houses and buildings। Since the sector gradually become associated with the different kinds of industries that come up, it is also called as industrialist sector।
ठीक है। प्राइमरी सेक्टर को और किस नाम से जानते हैं? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर से। सेकेंडरी सेक्टर को और किस नाम से जानते हैं? दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर से। अब आता है आपका आखिरी सेक्टर, दैट इज आफ्टर प्राइमरी सेकेंडरी देयर इज ए थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज दैट फॉल्स अंडर टर्शियरी सेक्टर। ऐसा करता हूं मैं, हाईलाइटर ले लेता हूं, ठीक है, ये ज्यादा मजा देता है। तो टर्शियरी सेक्टर क्या होता है? इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू, दीज आर द एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये क्या करता है? इन दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करता है। इसमें कौन कौन सी चीजें होती है? जैसे कोई सामान हमने बनाया, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर would not need to transported by trucks or trains then sold in a wholesale and retail shop। अब भैया आपने सामान तो बना लिया, सामान को मैन्युफैक्चर करके पंखा बना लिया, ठीक है, प्लास्टिक का यूज किया, प्लास्टिक से पंखा बना लिया। अब पंखा जब तक बिकेगा नहीं, जब तक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तब तक तो फायदा ही क्या है? पैसा आएगा ही नहीं। लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें इस सेक्टर का यूज करना पड़ेगा। दैट इज द यूज ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। ये आपका क्या करता है? चीजों को बेचने में, चीजों को पहुंचाने में, चीजों का एक मीडियम हो जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को आगे पहुंचाने में, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड आर द सम एग्जांपल ऑफ द टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। ये सारे टर्शियरी सेक्टर के हैं और इसको एक नाम से और जाना जाता है, दैट इज सर्विस सेक्टर। क्लियर है? Service sector also includes some essential services that may not directly help in the production of goods. For example, we require teachers, doctors, and those who provide personal services like washermen, barbers, cobbers, lawyers, and people do the administrative and accounting work are also considered in tertiary sector। क्यों भाई? क्योंकि ये लोग डायरेक्टली वो काम तो कर नहीं रहे, खेती तो कर नहीं रहे, ना ही कोई सामान बना रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब बार बार आपका बाल काटता है, अब ऐसा तो नहीं कहोगे कि वो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, वो भी तो काम कर रहा है। तो उसको हमने किस सेक्टर में कंसीडर किया है? दैट इज टर्शियरी सेक्टर। इतनी चीजें क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। और कुछ नई चीजें जो हमारे मार्केट में आई, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरनेट कैफे हो गया, एटीएम बूथ हो गया, कॉल सेंटर हो गया, सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गई, इन सब को कहां हमने रखा है? टर्शियरी सेक्टर में। एग्जांपल याद रखिएगा, एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज थ्रू द ग्रुप इनटू 3 कैटेगरीज आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल। भैया अगर किसान गेहूं पैदा ही नहीं करेगा तो आप आटा से रोटी खा ही नहीं पाओगे, रेस्टोरेंट चल ही नहीं पाएंगे, होटल्स चल ही नहीं पाएंगे, ढाबा चल ही नहीं पाएगा। इसी तरह बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी पूरी की पूरी तरह से एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं। अगर टर्शियरी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प ना करे तो चीजें ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगी, चीजें बेची नहीं जा सकती, चीजें कम्युनिकेट नहीं हो सकती हैं। तो इसके लिए टर्शियरी सेक्टर का नीड बहुत ज्यादा है। इतनी चीजें समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलो, ये एग्जांपल है, समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे कैसे चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। अब बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपेयरिंग ऑफ 3 सेक्टर। तो ये तीनों सेक्टर को हम लोग कंपेयर करेंगे कि कैसे कैसे चीजें हैं। There are 3 sectors have large number of people working in them produce these goods and services. The next step therefore are to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector। ये सारी चीजें हम इस पैराग्राफ में या इस टॉपिक में समझेंगे। How do we count the various goods and services and know the total production in each sector? हम कैसे काउंट करते हैं? चलिए इसको पढ़ते हैं। With so many thousands of goods and services produced, you might think this is impossible task. Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furniture if we want make sense। मतलब हम कैसे कंपेयर कर ले यार कि एक कार की कंपनी कितना कार प्रोड्यूस कर रही है, एक फर्नीचर की कंपनी कितना कुर्सी मेज बना रही है, टेबल बना रही है, एक कंप्यूटर की कंपनी कितना कंप्यूटर बना रही है। सारी चीजें हम करते कैसे हैं? You are right in thinking so. To get around this problem, economics suggests that the values of goods and services should be the rather than adding up the actual number। भैया उनके नंबर काउंट करने से अच्छा है कि हम उनका पैसा, उनकी वैल्यू को काउंट करें। क्या काउंट करें? उनकी वैल्यू को काउंट करें। वैल्यू इज डिफरेंट थिंग, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल 10,000 kg ऑफ वीट इज सोल्ड एट 8 रुपया पर kg। द वैल्यू ऑफ वीट विल बी द 80,000 रुपया। अच्छा, द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट्स, 10 रुपया पर कोकोनट का वैल्यू हो गया आपका 50,000। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर आर कैलकुलेटेड एंड देन एड अप। मतलब हम क्या करते हैं? अलग अलग प्रोडक्ट्स की वैल्यू निकालते हैं, कितनी कीमत है, कितना उसकी वैल्यू है, ठीक है।
Remember, there is one precautions one has to take. Not every good that is produced and sold need to be counted. It makes sense that only to conclude the फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। समझिएगा, मतलब ये नहीं है कि भैया किसान ने खेत से गेहूं पैदा किया, गेहूं को भी हमने काउंट कर लिया उसका प्राइस, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको हमने आटा मिल में गया, गेहूं जहां पे आटा पिसा गेहूं पिसाता है, आटा बनता है, वहां पे उसका प्राइस काउंट किया, फिर आटा के बाद वो आगे गया रोटी का गया, वहां पे काउंट कर नहीं। हम एकदम फाइनल गुड्स पर चीजों को काउंट करते हैं, फाइनल सर्विसेज पर चीजों को काउंट करते हैं। ठीक, टेक फॉर इंस्टांस ए फार्मर हु सेल्स व्हीट टू ए फ्लोर मिल for 8 rupees per kg. The mill grinds for the wheat and sell the flour to a biscuit company 10 rupees per kg. The biscuit company uses the flour and things such as sugar and oil to make the 4 packet of the biscuit. It sells the biscuit in the market to the consumer for rupees 60. 15 rupees per packet. बिस्किट आर द फाइनल गुड। मतलब उसने तेल यूज किया, आदमी यूज किए, आटा यूज किया, बहुत सारी चीजें, शुगर यूज किया, वर्कर्स यूज किए, सबको लास्ट में फाइनल जो गुड्स का प्रोडक्ट हो पैसा होगा वही काउंट किया जाएगा। गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर, वो चीज जो कंज्यूमर के पास पहुंचती है उसका पैसा हम काउंट करते हैं। ठीक है, व्हाई आर द ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड इन द कॉन्ट्रास्ट टू फाइनल गुड्स सच एज व्हीट एंड द व्हीट फ्लोर इन द एग्जांपल आर इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन द प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो भैया जो बीच वाले हैं वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स। तो भैया ये जो 60 रुपए का बिस्कुट है ना, इसमें सभी चीजों को कंसीडर किया गया है। ऐसा नहीं है कि जो पीछे की चीजें उनको कंसीडर नहीं की है, इंटरमीडिएट गुड्स को हमने कंसीडर किया है। अच्छा, hence the value of rupees 60 for the biscuit already include the value of flour, आटे का दाम जुड़ा हुआ है। Similarly, the value of the other intermediate goods have been included. To count the value of the flour and wheat separately is therefore not correct, because then we would counting the value of the same things a number of times. First as wheat, then as flour, then finally as a biscuit. मतलब अगर हम 3-4 बार करेंगे तो नंबर्स गड़बड़ आ जाएंगे भाई, सब चीज को थोड़ी काउंट करोगे, सब चीज को कंक्लूड करके फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू काउंट करोगे। डन, इतनी चीजें समझ में आई दोस्तों। चलो अब यहां आता है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। मतलब टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट सेक्टर, जिस सेक्टर की हम बात करेंगे उस साल में वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर। अगर प्राइमरी सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं तो वहां पे जो भी फाइनल गुड्स हुआ, जो सर्विस प्रोड्यूस हुआ, उसको हम पूरा एक साल में कंक्लूड करके तब बताएंगे कि हाँ ये चीज है आपके फाइनल गुड्स का प्रोडक्ट का टोटल प्रोडक्शन एक साल का। एंड द सम ऑफ, याद रखिएगा, एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर गिव्स What is called the GDP of a country। याद रखिएगा, जीडीपी आपसे पूछा जाएगा, जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है तीन के तीनों सेक्टर का फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को हम ऐड करते हैं, जो हमारा आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं। एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर गिव्स What is called the gross domestic product of a country। मतलब जीडीपी ऐसे ही कैलकुलेट की जाती है, पूरा का पूरा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू होगा वही वो आपके देश की क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। वही बात मैंने कही ना, जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी। अगर आपके यहाँ की जीडीपी ज्यादा है इट मीन्स आपकी इकोनॉमी बहुत बरियार है, बरियार मतलब मजबूत। ठीक है, चलो। In India, the mammoth task of measuring GDP is undertaken by a central government ministry। तो पता रहना चाहिए कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो जीडीपी कैलकुलेट करती है वो कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री करती है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी collect information related to the value of goods and services and their prices and their estimation of the GDP। मतलब सभी स्टेट से वो क्या करती हैं, सब चीजों का डाटा निकालती है और उसके बाद उसको कैलकुलेट करके देश की जीडीपी को बताती हैं। अब पढ़ते हैं नई चीज और समझदारी वाली चीज कि भैया पहले क्या था, पहले कौन सा सेक्टर बढ़िया था, फिर अब कौन सा सेक्टर बढ़िया है, आगे आने वाले समय में कौन सा सेक्टर बढ़िया होगा, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए।
Generally, it has been noted that the historical histories of the many now developed countries that are the initial stages of the development, primary sector was the most important sector for the economic activities. जनरली देखा गया है कि हर देश में क्या है कि प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है. एज ए मेथड ऑफ द फार्मिंग चेन, agriculture sector began to the prosper. It is produced much more food than before. Many people could now take up other activities. There was increasing number of craft person and trader. Buying and selling activities increased many times. Besides, there was also transporters, administrators, army, etc. However, at this stage, most of the goods produced were natural product from the primary sector, and most people were also employed in this sector. पहले के जमाने में सीधी बात समझिए कि सबसे ज्यादा लोग डिपेंडेंट किस पर हुआ करते थे? एग्रीकल्चर पर. घर पे गेहूं उगाया, घर पे ही पीसा, रोटी बनाई, खा लिया. अब क्या होता है? गेहूं उगता है, एक कंपनी में जाता है, एक फैक्ट्री में जाता है, आटा मिल में जाता है, वहां पिसाई होती है, फिर वो दुकान पे जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, फिर जाके बिकता है, फिर लोग खरीदते हैं, ठीक है. तो ये चीजें चेंज हुई है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओवर ए लॉन्ग टाइम and especially before new method of the manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. Those people who had earlier worked on farm now began to work in factories in large number. जैसे जैसे फैक्ट्रीज आना शुरू हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा, लोग क्या हुए? खेतों में काम करना कम कर दिए और इंडस्ट्रीज में ज्यादा करना ले. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि खेतों में काम करने से उन्हें क्या मिलता था? सिर्फ अनाज खाने को मिलता था. बट इंडस्ट्रीज में काम करने से उन्हें क्या मिलने लगा? पैसा मिलने लगा. तो लोग उसकी तरफ भागने लगे. They were forced to do as you read in history chapter. People began to use many more goods that were produced in the factories at cheap rates. Secondary sector gradually become the most important in the total production and employment. तो मतलब भैया धीरे धीरे क्या हुआ? जब इंडस्ट्री जाना शुरू हुई तो अब लोग सेकेंडरी सेक्टर में घुसना शुरू हुए. Hence, over time a shift had taken place. This means that the importance of the sector had changed. In the past 100 years, there has been a further shift from the secondary to the tertiary sector. आप इतना याद रखिए कि 19th सेंचुरी में ही इंडस्ट्रीज आ गई थी, लोग इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर दिए थे. लेकिन पिछले 100 सालों से 1900 से 2000 सालों के आसपास देखेंगे लोग टर्शियरी सेक्टर में शिफ्ट होना, और पिछले 20-25 सालों से तो आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा. क्लियर है? द सर्विसेज सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म ऑफ द प्रोडक्शन. मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर. This is the general pattern observed in the developed countries. ठीक है? What is the total production and the employment in this sector in the India? ये सारी चीजें हम नीचे डिस्कस करेंगे. क्लियर है? चलिए अब हमें पढ़ना है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया. चलिए आपको ग्राफ दिखाया गया है 1973-74 और 2013-14 का. We have used the data for these 2 years because the data are comparable and the authentic. You can see how the total production has grown for the 40 year. तो यहाँ पे जीडीपी की बात हो रही है, टोटल प्रोडक्शन की बात हो रही है. जीडीपी में हम क्या करते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब शुरुआत थी तो प्राइमरी में भी ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है, टर्शियरी में भी लगभग उतनी ही है. 1973-74 की बात है. बट आज के इस समय की बात देखेंगे 2013-14 की, तो सबसे ज्यादा आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं भाई? टर्शियरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में. ये सारे क्वेश्चन है, ये तो आप बता सकते हैं. राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन द प्रोडक्शन. व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन? ये सारी चीजें हैं. ओवर द 40 इयर्स फ्रॉम द 1973 टू 1974 से लेकर 2013-14 वाइल प्रोडक्शन इन ऑल दी थ्री सेक्टर इंक्रीज. ये तो है कि तीनों सेक्टर में चीजें बढ़ी हैं. It has increased the most in the tertiary sector. As a result, 2013-14, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. पहले क्या था? प्राइमरी सेक्टर. अब क्या है? टर्शियरी सेक्टर. Why is the tertiary sector become so important in India? There could be the several reasons. First, अब चलिए रीजन देखिए. First, in any country, several services such as hospitals, educational institution, post and telegraph services, police station, court, village administrative office, municipal corporation, defense, transport station, bank, insurance companies, etc. are required. These can be considered as the basic services. In a developing country, the government has to take responsibility for the provision of these services. Second, तो ये सारे सर्विसेज क्या है? ये सर्विस सेक्टर के हैं. Second, the development of the agriculture and industry lead to the development of the services such as transport, ट्रेड, स्टोरेज एंड लाइक द वी हैव ऑलरेडी सीन. तो भैया एग्रीकल्चर और जो सेकेंडरी सेक्टर बड़ा है, इंडस्ट्री बड़ी है,
इसके कारण क्या हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है, बिक्री बढ़ी है, ट्रेडिंग बढ़ी है, लोग स्टोरेज वगैरह का भी एक मतलब संसाधन बनाने लगे। तो ये सारी चीजें किस में कंसिडर की जाती हैं, ये सारे टर्शियरी में कंसिडर की जाती हैं। We have already seen that the greater the development of the country, primary and secondary sector, more would be the demand for the such sector. आपका प्राइमरी और सेकेंडरी बढ़ेगा ना तो टर्शियरी की भी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। थर्ड, as a income level rise, certain section of the people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, private schools, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा। और भैया टिकटॉक, रील्स, मुजरा, ये सारी चीजें भी हैं। You can see the change quite sharply in the cities, especially in big cities. Fourth, over the past decades, so certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential. इसी में कंसिडर किया जाएगा ना रील वालों को। Have become important and essential. The production of these services has been rising rapidly. In chapter 4 we shall ये सारी चीजें पढ़ेंगे। However, you must remember that not all the service sector is growing equally well. Service sector in India employs many different kinds of people. जरूरी नहीं है कि हर सर्विस सेक्टर का चीज बढ़ ही रहा है। At one end, there are a limited number of services that employ highly skilled and educated workers. At the other end, there are a very large number of workers engaged in services such as small shopkeeper, repair person, transport person. अब देखो, बड़ी बड़ी कंपनियां में तो लोग कम ही काम करते हैं, वहां पे स्किल्ड वर्कर चाहिए। और बाकी दुकान उकान खोलना, रेडी पर दुकान खोलना, सामान पहुंचाना, रिक्शा चलाना, रिपेयरिंग करना, इसमें आपको ज्यादा लोग दिखेंगे। ये भी आपका सर्विस सेक्टर में ही कंसिडर किया जाता है। These people barely manage to earn a living and yet ये सारी चीजें बताई गई कि भाई वो कम पैसा कमा पाते हैं। Hence only a part of this sector is growing importance. You shall read ये सारी चीजें। Where are the most people are employed? पहले ये हमें पता करना है। ग्राफ 2 देखते हैं, चलिए आइए। ग्राफ 2 कहता है शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी। जीडीपी में जो शेयर है लोगों का कितना है। 1973-74 में देखा गया प्राइमरी का भी ठीक ठाक है और टर्शियरी का भी ठीक ठाक है। लेकिन 2013-14 में क्या हुआ है, प्राइमरी बहुत कम, सेकेंडरी भी कम, लेकिन टर्शियरी का जो शेयर हो गया, जो सपोर्ट हो गया, वो ज्यादा हो गया। तो यहां पढ़ते हैं, a remarkable fact that in India is that while there has been a change in the share of the three sectors in the GDP, a similar shift has not taken place in employment. Graph 3 shows that the share of employment in three sectors 1970-78 and 2017-18, the primary sector continues to be the largest employer even now. Clear है, ये तो मैंने बता दिया। Share of sector in employment, employment में क्या रोल है। Why didn't shift out the primary sector happen in the case of employment? It is because not enough jobs were created in the secondary and tertiary sector. अभी भी देखा जाएगा तो अभी भी जॉब सबसे ज्यादा कहाँ मिल रही है, प्राइमरी में ही मिल रही है। इसमें 31, इसमें 25, इसमें 44। हाँ, पहले बहुत ही ज्यादा थी, चीजें बढ़ी हैं इन दोनों में, लेकिन उतनी भी नहीं, ठीक है। Now the industry's output or the production of the goods went up the more than 9 times during the period. Employment in the industry went up around 3 times. The same applied to the tertiary sector as well. While production in the service sector rose by 14 times, employment in the service sector rose about 5 times. चीजें देखो बढ़ी हैं, लेकिन employment नहीं बढ़ी है उतनी जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए। As a result, more than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in the agriculture, producing only about 1/6 of the GDP. याद रखिएगा, एग्रीकल्चर कितना कर रहा है, 1/6 ऑफ द जीडीपी। इन कॉन्ट्रास्ट दिस द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर प्रोड्यूस द रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस, whereas they employ less about the half of the people. Does this mean that the workers in the agriculture are not producing as much they could? No. What it means is that there are more people in agriculture than is necessary. जरूरत से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में हैं। So even if you have some few people out, production will not be affected. In other words, worker in agriculture sector are underemployment. Unemployment नहीं, underemployed. Underemployed मतलब कि है नहीं भी है, समझ लो वही चीज, ठीक है। For instance, take the case of smaller farmer Lakshmi owning about the 2 hectares of unirrigated land dependent only the rain and growing crop like ज्वार and अरहर उगाती है। All 5 members of her family work in the plot throughout the year. Why? They have nowhere else to go for work. You will see that everyone is working. None remains idle, but in actual fact, their labor effort gets divided. Each one is doing some work, but no one is fully employed. उसी खेत में सब लोग काम कर रहे हैं. This is the situation of the underemployment. Underemployment समझ में आया क्या? कि भैया
जरूरत नहीं है तब भी वो वाला काम कर रहे हैं। अगर 5 लोग की जगह उसके घर के 2 लोग भी काम करते ना तो वो काम हो जाता है। 3 लोग कहीं और जाके पैसा कमाते तो शायद अर्निंग ज्यादा होती, लेकिन वही काम 5 लोग कर रहे, कोई मतलब नहीं है। ठीक, where people are apparently working but all of them are made to work less than their potential, this kind of underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployment. तो हमें क्या लगता है कि ये लोग अनएम्प्लॉयड है, hence it is also called as disguised underemployment. ठीक है, ठीक है ना। Now supposing a landlord Sukram comes and hires 1 or 2 members of the family to work on his land, Lakshmi family is now able to earn some extra income. यही बात मैंने कही ना, 2 लोग यहाँ काम करते, 3 लोग बाहर काम करते तो पैसा आता। Since you do not need 5 work to look after that small plot, 2 people moving out does not affect your production on their farm. In the above example, 2 people may move to work in a factory. Once again, the earning of the family would increase and they would be continue to produce as much as for their land. भैया जमीन उतनी रहेगी, काम उतना ही है, 2 ही लोग करेंगे तब भी हो जाएगा, 5 लोग करेंगे तब भी होगा, और 3 लोग अगर बाहर जाके कमाएंगे तो पैसा भी तो आएगा, बाहरी चीजों तो पे हम खर्चा कर सकते हैं। There are लाख of farmers like Lakshmi in India. तो ऐसे लाखों लोग इंडिया में है। This means that even if you remove a lot of people from the agriculture sector and provide them proper work somewhere else, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफर। अगर हम क्या करें, उस एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत सारे लोगों को निकाल के सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में जॉब दे तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट मीन्स हमारी जीडीपी ग्रोथ ही करेगी और ज्यादा। ठीक है, the income of the people who take up other work would increase the total family income. ठीक है, this underemployment can also happen in other sectors. For example, there are thousands of casual workers in the service sector in urban areas who search for daily employment. They are employed as painter, plumber, repair person and other doing odd jobs. Many of them don't find work every day. Similarly, we see other people of the service sector on the street pushing a cart, selling somewhere. They may spend the whole day but earn very little. They are doing this work because they do not have better opportunity. तो ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं, इन्हें भी आप समझ सकते हैं कि ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन ये कि भैया काम किए बहुत पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। ठीक है, कैजुअल वर्क है इनका ये। तो ये सारी चीजें हैं। अब हमारा यही चीज आता है कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो भैया अब चलिए देखा जाए कि कैसे एम्प्लॉयमेंट हम लोग जनरेट करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि कंट्रीज लाइक इंडिया जहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट है इन एग्रीकल्चर, देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल। इन व्हाट वेज कैन वी इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल? लेट अस लुक एट सम ऑफ देम. Take the case of Lakshmi with the her 2-hectare plot unirrigated land. The government can spend some money or banks can provide a loan to construct a well for her family to irrigate the land. Lakshmi will then be able to irrigate her land and take a second crop, wheat, during the Rabi season. Let us suppose that the 1 hectare of wheat can provide employment to 2 people for 50 days. So 2 members of the family can be employed in her own field. Now suppose a new dam is constructed and canal are dug to irrigate many such farms. This could lead a lot of employment generation. मतलब सरकार मदद करे इन सब सारी चीजों के लिए तो वहाँ पे employment का generation होगा. Now suppose Lakshmi and other farmers produce much more than the before. They would also need to sell some of this. For this time they may need to require transport their products to nearby towns. If the government invests some money in transportation and storage of crops or makes better rural roads that mini trucks reach everywhere, several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell these crops. तो ऐसी सारी चीजें होंगी तो वो आप अपने क्रॉप्स को बेच भी सकेंगे. Lakshmi who now have to access to water can continue to grow and sell these crops. This activity can provide productive employment to not just farmer but also others such as those in service like transportation or trade. Lakshmi need not to be confined to the water alone. उसको केवल पानी की जरूरत नहीं है. To cultivate the land, she also needs seeds, fertilizer, agriculture equipment and pump set to draw water. Being a poor farmer, she cannot afford many of these. इसीलिए तो वो सारी चीज ज्यादा चीजें उगा नहीं पाती है. So she will have to borrow money from the money lender and pay high rate of interest. ठीक है. If the local bank gives her credit at a reasonable rate of interest, she will be able to buy all these in time of cultivated and her land. This means that along the water, we also need to provide a cheap agriculture credit to the farmers and the farming to improve. We will look at the some many money credit chapter में हम इसको अगले टर्म में पढ़ेंगे.
Another way by which we can tackle the problem to identify, promote, and locate industrialists and service in semi-rural areas where a large number of people further may be employed. For instance, suppose many farmers decide to grow arahar and pulse crop, setting up a dal mill to procure and process these and sell in the cities. In such example, opening a cold storage could give an opportunity for the farmers to store their products like potatoes and onions. In village near forest areas, we can start honey collection centers where farmer can come and sell wild honey. It is also possible to set up industries that process vegetable and agriculture products like potato, sweet potato, rice, wheat, ये सारी चीजें हैं, ठीक है. This will provide employment. Do you know that in India about 60% of the population belongs to the age group of 5 to 29 year? याद रखिएगा 60% लोग हैं जो 5 से 29 साल की एज में होते हैं. Out of this only 51% are attending education institution. 51% एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं. द रेस्ट आर पर्टिकुलरली दोज एट लेस देन 18 ईयर मे बी एट होम और मे ऑफ देम मे बी वर्किंग एज चाइल्ड लेबर. ठीक है, कुछ लोग चाइल्ड लेबर की तरह भी काम करते हैं. इफ दीज चिल्ड्रन आर अटेंड स्कूल वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग, मोर टीचर एंड अदर स्टाफ. ए स्टडी कंडक्टेड बाय द अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन के द्वारा एक स्टडी में बताया गया है, नीति आयोग के द्वारा, एस्टिमेटेड दैट द नियरली 20 लाख जॉब कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर अलोन. 20 लाख जॉब क्रिएट किए जा सकते हैं. सिमिलरली इफ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन वी नीड नॉट मेनी मोर डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर टू वर्क इन रूरल एरिया. दीज आर सम वेज बाय विच जॉब्स वुड बी क्रिएटेड. ठीक है, एवरी स्टेट और रीजन हैज पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन द एरिया. इट कुड बी टूरिज्म और रीजनल इंडस्ट्रीज और न्यू सर्विसेज लाइक IT वगैरह. ठीक है, ये सारी चीजें हैं. We must realize that some of the suggestions discussed above would take in implement. For recognizing this, the central government in India made a law implementing right to work. कौन से लॉ के थ्रू हम लोग काम देने का एक यू बनाए हैं? That is right to work. It is called महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. मनरेगा का फुल फॉर्म आएगा और ये मनरेगा नहीं MG नरेगा होता है. ठीक है, MG नरेगा 2005 में लिया गया था एक्ट. ठीक है, अंडर मनरेगा एक्ट all those who are able to and are in need of work in rural areas are guaranteed 100 days of employment in a year by the government. If the government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowance to the people. The types of work that would be in future help to increase the production from land will be given preference under the act. तो मनरेगा पर सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएंगे. ठीक, अब ये है आखिरी टॉपिक आपका, डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. तो डिवीजन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के लिए 2 एग्जांपल आपको दिए गए हैं, जिसमें तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कांता का. कांता जो ऑफिस में वर्क करती है, और कमल का दिया गया जो एक दुकान में वर्क करता है. कांता वर्क इन एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर over those enterprise or workplace where the terms of the employment are regular and therefore people have assured work. वही ना, सरकारी नौकरी. They are registered by the government and have to follow its rule and regulation which are given in various laws such as Factories Act. like फैक्ट्रीज एक्ट होती है इन पर, मिनिमम वेज एक्ट लागू होती है, पेमेंट ऑफ गारंटी एक्ट होती है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होती है. ये सारी चीजें आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर में लागू होती है. It is called organized because it has some formal process and procedures. Some of these people may not be employed by anyone but may work on their own, but they too have to register themselves with the government and follow their rules and regulations. Worker in the organized sector enjoy security of employment. They are expected to work only a fixed number of hours. If they work more than they have to paid overtime by the employer. They also get several benefits from the employer. What are their benefits? They have पेड लीव, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड्स, ग्रेजुटी, ये सारी चीजें हैं. ठीक है, अब हम आते हैं इन कॉन्टेक्स्ट. कमल वर्क्स इन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर. द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज characterized by small and scattered units which are largely outside the control of the government. ये छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होते हैं. There are rules and regulations but these are not followed. Jobs here are low paid and often not regular. There is no provision for overtime, paid leave, holidays, leave due to the sickness, etc. Employment is not secure. People can be asked to leave without any reason when there is a less work, such as during some season. Some people may be asked to leave. A lot also depend on the whim to employer.
This sector include a large number of people who are employed on their own doing small jobs such as selling off the street, doing other works. ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये आपके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात हो रही है. हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. इस सेक्टर में जॉब सिक्योर नहीं है भाई. द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर जॉब्स बट द मोस्ट ऑफ द साउट आफ्टर, but the employment opportunity in the organized sector have been expanding very slowly. It is also common to find the many organized sector enterprises in the unorganized sector. They adopt such strategies to evade taxes and refuse to follow laws that protect laborers. As a result, a large number of workers are forced to enter the unorganized sector, विच पे अ वेरी लो सैलरी. तो बहुत सारे ऐसे काजेज हैं जिसके कारण लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी नहीं जाना पसंद, क्योंकि वहां पे भी चीजें जॉब उतनी जल्दी मिलती नहीं है, तो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ भागते हैं जहां पे लो सैलरी पर भी लोग काम कर रहे हैं. सिंस इन 1998 it is also common to see a large number of workers losing their jobs and in the organized sector. These workers are forced to take up jobs in the unorganized sector with low earning. Hence, besides the number of more works, there is also a need of protection and support for the workers in unorganized sector also. Who these vulnerable people who need protection? In the rural area, the unorganized sector mostly comprises landless agriculture laborers, small and marginal farmers, sharecroppers, artisans. Nearly 80% of the rural household in the India in small marginal farmers are categorized. These farmers need to be supported through adequate facilities or timely delivered seeds, agriculture inputs, credit. ये सारी चीजें इनको एग्रीकल्चरल की तरीके से प्रोवाइड करनी चाहिए. इन अर्बन एरियाज की बात करें तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में होता है वर्कर इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कैजुअल वर्कर इन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एंड दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर, जो आपके किनारे किनारे दुकान लगाते हैं. इनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा कि इनको जॉब लूज न कर पाए, ये वर्क करें वहां पर. ये सारी चीजें गवर्नमेंट को देखनी पड़ेंगी. We also find that the majority of the workers from the scheduled caste, tribe and backward communities find themselves in the unorganized sector. हम देखते हैं कि जो लोअर क्लास के लोग हैं उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में इसीलिए आरक्षण होता है, ठीक है, इसीलिए होता है. Besides getting the irregular and low paid work, these workers also face social discrimination. इनके साथ social discrimination भी होता है. Protection and support to the unorganized sector work is the necessary for the both economic and social development. तो भैया इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट दोनों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सपोर्ट करना पड़ेगा. सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक. आई होप पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को पढ़ लेते हैं फटाफट. इन पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज. ठीक है, ये सारी चीजें किसके हाथ में होती है, गवर्नमेंट के. प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, ओनरशिप ऑफ द एसेट एंड डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज इन द हैंड ऑफ ए प्राइवेट इंडिविजुअल और ए कंपनी. ठीक है, एग्जांपल रेलवेज एंड पोस्ट ऑफिस इन एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर, वेयर एज कंपनीज लाइक टाटा आयरन स्टील कंपनी मतलब टिस्को और रिलायंस इंडस्ट्रीज आर प्राइवेटली ओन्ड बाय अंबानी एंड टाटा. Activities in the private sector are guided by the motive to earn profit. Private sector काम ही होता है पैसा कमाना. To get such services, we have to pay money to these individual and companies. The purpose of the public sector is not just to earn profit. Government raise money through taxes and other ways to meet expenses of their service rendered by it. मतलब गवर्नमेंट चलाती है आपके पब्लिक सेक्टर को. Modern day government is spent on a whole range of activities. What are these activities? Why do government spend on such activities? There are several things needed by the society as a whole, but which the private sector will not provide at a reasonable cost. Why? Some of these need spending large sum of the money, which is beyond their capacity of the private sector. Also, collecting money from the thousands of the people who use the facility is not easy. ठीक है, example construction of the road, bridges, railways, आपके हार्बर्स, generating electricity, providing irrigation through dams, etc. ये सब बहुत कॉस्ट पड़ता है. अगर ये प्राइवेट हाथों में चला जाए तो लोगों के ऊपर इसका खर्चा आएगा, इसलिए ये सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं. ठीक है, these are some activities which the government has to support. The private sector may not continue their production or business unless government encourages it. For example, selling electricity at the cost of the generation may push up the cost by the production of the goods in many industries. Many units, especially small scale unit, might have to shut down. ठीक है, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे तो प्राइवेट सेक्टर के प्राइसेस बहुत ज्यादा रहेंगे. सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर एट अ फेयर प्राइस. एक सही कॉस्ट पे खरीदती है ताकि उनको एक पैसा, उनको एक कमाई का जरिया मिल जाए. मिनिमम सपोर्ट प्राइस दैट इज. दिस इज टू स्टोर इन इट्स गुड वेज एंड सेल ए लोअर प्राइस टू द कंज्यूमर थ्रू द राशन शॉप. फिर वो लोगों को मिलता है राशन की दुकानों से.
द गवर्नमेंट देर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस। इन सब सारी चीजों पर गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सिमिलरली वी नो दैट नियरली हाफ ऑफ द इंडियन चिल्ड्रन आर malnourished and quarter of them critically ill. We have to root the infant mortality rate. उड़ीसा 41 है, मध्य प्रदेश 47 है, is higher than the sum of the poorest region of the world. Government also need to pay attention on these type of things. इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब शिशु मृत्यु दर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी इस चैप्टर में। तीनों सेक्टर के बारे में पढ़ा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में पढ़ा, ऑर्गेनाइज्ड इनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। आई होप इसके बाद आप एनसीईआरटी की ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद कल मैं आप लोगों को ढेर सारे एमसीक्यूज कराऊंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं आपको डीपीपी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपका जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स फिनिश हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री, ठीक है। तो यहीं पर चीजों को फिनिश करते हैं। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, शेयर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड